सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत आप वादों के प्रकारों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अगला वाद है मॉर्गेज वाद अर्थात बंधक संबंधी वाद। आज के लेक्चर में हम दो टॉपिकों को क्लियर करेंगे। एक है बंधक संबंधी वाद और दूसरा है अंतराभावी वाद। तो हम पहले बंधक संबंधी वाद देखते हैं, जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 34 में दिया हुआ है। बंधक संबंधी वाद को समझने से पहले बंधक के संबंध में कौन कौन से वाद उत्पन्न होते हैं और बंधक किसे कहते हैं, इसको समझना जरूरी है। तो बंधक क्या है, बंधक होता क्या है, मॉर्गेज क्या होता है, व्हाट इज मॉर्गेज? ऋण या कर्ज की अदायगी की प्रतिभूति के रूप में, किसके रूप में? प्रतिभूति के रूप में अचल संपत्ति पर, किस पर? अचल संपत्ति पर, अर्थात ना कि चल संपत्ति पर। अचल संपत्ति पर भार उत्पन्न करना क्या कहलाता है? बंधक कहलाता है। तो जो व्यक्ति ऋण लेता है, दो पक्षकार होते हैं, एक होता है ऋण देने वाला और एक होता है ऋण लेने वाला। जो व्यक्ति ऋण लेता है और अपनी संपत्ति पर भार उत्पन्न करता है, वह बंधक कर्ता कहलाता है। क्या कहलाता है? बंधक कर्ता कहलाता है। और जिस व्यक्ति से ऋण लिया जाता है या जिसके पक्ष में भार उत्पन्न किया जाता है, उसे बंधक ग्राह्यता कहते हैं। और जो ऋण लिया जाता है वो क्या कहलाता है? बंधक ऋण कहलाता है। तो इसमें दो पक्षकार हुए, बंधक कर्ता, दूसरा है बंधक ग्राह्यता, और जो ऋण होता है उसे कहते हैं बंधक ऋण। अब बंधक कितने प्रकार के हो सकते हैं? ये होते हैं जैसे सादा बंधक है, अपना अंग्रेजी बंधक है, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक है, भोग बंधक है, हक विलेखों के द्वारा बंधक है, विलक्षण बंधक है। बंधक के मामलों में बंधक कर्ता और बंधक ग्राह्यता के अधिकार और कर्तव्य निम्न पर आधारित होते हैं। ये होते हैं जैसे बंधक की प्रकृति, बंधक विलेख की शर्तें, या संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंदर जो भी प्रावधान है उसके अकॉर्डिंग। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि बंधक के संबंध में एक होता है मोचन का अधिकार। क्या होता है? मोचन का अधिकार। तो ये क्या होता है कि यदि बंधक कर्ता और ब्याज की अदायगी कर देता है, बंधक कर्ता अगर ब्याज की क्या कर देता है? अदायगी कर देता है, तो उसे संपत्ति के हक विलेखों को प्राप्त करने और बंधक संपत्ति को छुड़ाने का अधिकार होता है। अर्थात बंधक कर्ता के द्वारा बंधक ऋण और ब्याज की अदायगी अगर कर दी जाती है, तो संपत्ति के जो भी हक विलेख होते हैं और वो संपत्ति होती है उसे छुड़ाने का जो अधिकार होता है वो क्या कहलाता है? मोचन का अधिकार कहलाता है। अब इसके संबंध में, मोचन के अधिकार के संबंध में जो दावा उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? मोचन का दावा कहलाता है। तो मोचन का दावा क्या है कि यदि बंधक ग्राह्यता संपत्ति के हक विलेख नहीं लौटाता, भाई बंधक कर्ता ने क्या किया? बंधक ऋण दे दिया, तो अब बंधक ग्राह्यता को वो क्या, बंधक ग्राह्यता का क्या कर्तव्य है कि वो संपत्ति के विलेखों को लौटाए। अगर वो नहीं लौटाता है या संपत्ति का कब्जा नहीं देता है या दी जाने वाली रकम को स्वीकार नहीं करता है, तो बंधक कर्ता वादी के द्वारा बंधक ग्राह्यता प्रतिवादी के विरुद्ध बंधक संपत्ति को छुड़ाने का जो दावा होता है वो दावा क्या कहलाता है? मोचन का दावा कहलाता है। मोचन का दावा कहलाता है। अब बंधक के संबंध में जो दूसरा दावा उत्पन्न होता है वो होता है प्रोबंध का दावा। ये क्या होता है कि यदि बंधक कर्ता विहित समय में
कौन? बंधक कर्ता समय के अंदर ऋण की अदायगी नहीं करता है। क्या नहीं करता है? ऋण की अदायगी नहीं करता है, तो बंधक ग्राह्यता वादी के द्वारा बंधक कर्ता प्रतिवादी के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? प्रतिवादी के विरुद्ध। और प्रतिवादी कौन है? बंधक कर्ता। ऋण की वसूली के लिए जो दावा किया जाता है अथवा बंधक कर्ता के मोचन के अधिकार को समाप्त और बंधक संपत्ति का विक्रय कराने के लिए जो दावा किया जाता है वो क्या कहलाता है? प्रोबंध का दावा कहलाता है। अगर न्यायालय ने प्रारंभिक डिग्री में यह निर्देश दिया है कि प्रतिवादी धन की अदायगी कर दे तो डिग्री लागू नहीं होगी। अगर ऐसे मामलों में अंतिम डिग्री लागू कर दी जाती है तो भी कानून स्पष्ट है कि अगर निर्णीत ऋणी के द्वारा बंधक धन की अदायगी कर दी जाती है, क्या कर दी जाती है? बंधक धन की अदायगी कर दी जाती है, तो ऐसी डिग्री के निष्पादन का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। अब जो दूसरा वाद है वो है अंतराभिवाची वाद, इंटरप्लीडर सूट, जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 35 और इसकी जो धारा है वह है धारा 88 के अंतर्गत दिया हुआ है। अब अंतराभावी आज की बात के बारे में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य संपत्ति जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से किसी ऋण, किसी संपत्ति या वस्तु को निक्षेप के माध्यम से क्या करता है? प्राप्त करता है, तो उसका क्या कर्तव्य होता है? तो उसका ये कर्तव्य होता है निक्षेप ग्रहीता के रूप में कि उस संपत्ति का रखरखाव करे। क्या करे? रखरखाव करे। उद्देश्य पूरा होने पर उस वस्तु या संपत्ति को स्वामी को लौटा दे या स्वामी के निर्देशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को दे दे या विनियोजित करे। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि अंतराभावीवाचीवाद क्या होता है? यदि ऐसी संपत्ति या वस्तु, कैसी संपत्ति? जो निक्षेप ग्रहीता के पास रखी हुई है, जिसका स्वामी या निक्षेपकर्ता मर जाए, क्या हो जाए? मर जाए अथवा अयोग्य हो जाए और ऐसे व्यक्ति के दो या अधिक उत्तराधिकारी या प्रतिनिधि निक्षेप ग्रहीता से, उससे निक्षेप ग्रहीता से उस संपत्ति की मांग करें और ऐसे मांगने वाले व्यक्तियों के मध्य आपस में कोई विवाद हो तो यह प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि ऐसी संपत्ति या वस्तु को किसे दिया जाए अथवा उनमें से कौन व्यक्ति उस संपत्ति या वस्तु को वैध रूप से पाने का हकदार है। उपयुक्त दशा में भाई किसी वस्तु के दो या दो से अधिक मांगने वाले हैं और जिस व्यक्ति ने उस संपत्ति को दिया है वो या तो मर गया है या फिर अयोग्य हो गया है। अब उस संपत्ति को मांगने वाले कितने हैं? दो हैं। तो निक्षेप ग्रहीता होता है, उसके दिमाग में शंका होती है कि इन दोनों में से कौन इस वस्तु का वैध रूप से हकदार है। तो उपयुक्त दशा में निक्षेप ग्रहीता वादी उस संपत्ति या वस्तु को मांगने वाले प्रतिवादियों के विरुद्ध न्यायालय में क्या करता है? दावा करते हुए यह प्रार्थना करता है कि उस संपत्ति या वस्तु के वैध हकदार को घोषित किया जाए ताकि वह संपत्ति उसे क्या की जा सके? प्रदत्त या प्रदान की जा सके। इस प्रकार के दावों को क्या कहा जाता है? इंटरप्लीडर सूट कहा जाता है, अर्थात अंतराभावीवाची वाद कहा जाता है। अब अंतराभिवाची दावे की क्या विशेषता है? अंतराभिवाची दावे की निम्न विशेषता है। जैसे ऐसे दावे में विवाद मुख्य रूप से प्रतिवादियों के बीच होता है। ऐसे दावे में प्रतिवादी
दो या अधिक हो सकते हैं। ऐसे दावे का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह न्यायालय से यह घोषणा करवाने का होता है कि उस वस्तु या संपत्ति का वैध हकदार कौन व्यक्ति है। थैंक यू।